भारत और नेपाल के सरकार के बीच बिगड़े हुए संबंधों के बीच में एक अच्छी खबर सुनने को आ रही है जो हमारे प्राचीन इतिहास को फिर से दोहराता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीटा नॉलेज। तो जानते हैं क्या है खबर, जो नेपाल द्वारा हमारे तरफ एक तरह से पारंपरिक तरीके से प्राचीन समय की परंपरा को निभाने की तरफ एक कदम बढ़ाया गया है। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ पास फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस फोटो में आप देख रहे होंगे दो ट्रक्स हैं जो कुछ लादे हुए हैं। तो ये है शालिग्राम के पत्थर। इसमें जो बड़ा वाला शालिग्राम का पत्थर दिख रहा है ये है 26 टन का और ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये है 14 टन का। तो आखिर क्या मामला है जो भारत के लिए नेपाल ने भेजे हैं और इसका भारत क्या उपयोग करेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इन्हीं बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन पत्थरों को 26 जनवरी के दिन ट्रकों में लादा गया और भारत के लिए रवाना कर दिया गया है और ये शालिग्राम इनके कहा जाता है। और इन पत्थरों का उपयोग भारत में बन रहे राम मंदिर में यूज किया जाएगा। तो इसका क्या यूज होगा, अभी तक राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किसी प्रकार का इस पर बयान नहीं दिया कि हम इनका यूज मूर्ति बनाने में करेंगे कि कोई अन्य चीज़। लेकिन नेपाल ने इन्हें रवाना कर दिया और उत्तर प्रदेश की सीमा में 31 जनवरी तक ये पहुँच जाएंगे। और इनके साथ साथ नेपाल के पूर्व के उप प्रधानमंत्री इनके साथ साथ आ रहे और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी इसके साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। जहां पास से ये ट्रक गुजरते हैं सैकड़ों की संख्या में भीड़ इनकी पूजा करने के लिए एकत्रित हो जाती है। वहां रोड में जाम लग जाता है। तो इनका उपयोग राम मंदिर में होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया गया कि मूर्ति बनाई जाएगी या किसी अन्य कार्य में लगाया जाएगा। तो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है प्राचीन समय से बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ नई सरकार बनी है पुष्पदहाल प्रचंड जी की, तब से भारत और नेपाल के बीच जो संबंध थोड़े डगमगा गए हैं। क्योंकि जो नई सरकार बनी ये फेवर लेती है चाइना का। चाइना वहाँ पास कुछ विकास भी इस समय कर रहा है। एक रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहा है जो तिब्बत से होकर चाइना की राजधानी काठमांडू तक जाएगी। इस पर हम पहले ही सेशन कर चुके हैं, लेकिन चलते हैं आज के मुद्दे पर जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इसका उपयोग किया जाएगा राम मंदिर पर। भारत और नेपाल के जो संबंध है प्राचीन समय से ही अच्छे रहे, वैदिक समय से ही अच्छे रहे, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो विवाह हुआ था सीता जी के साथ हुआ था और जो सीता जी हैं वो मिथिला में निवास करती थी। जो मिथिला है इस समय नेपाल में पड़ता है, पहले भी ये नेपाल में था। तो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं प्राचीन समय से थे। कहा जाता है भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है रोटी और बेटी का है। भारत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता है ज़्यादातर वस्तुएं नेपाल भारत से ही खरीदता है और हमारे पास जो उसका रेवेन्यू आता है उससे हम वहां पास कंस्ट्रक्शन का काम करवा देते हैं। तो चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। तो भारत में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो राम मंदिर का जो मामला है पहले बहुत समय से कोर्ट में चल रहा था। तो आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो 1528 ईस्वी में जहां राम मंदिर इस समय बन रहा है, यहां पहले भी राम मंदिर होता था, लेकिन 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने इसको विध्वंस कर दिया और इसके जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। आता जब ब्रिटिश काल 1853 में, तो ब्रिटिश काल में देखा गया कि इस स्थान पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग जाते हैं और हिंदू संप्रदाय के भी कुछ लोग जाते हैं, जिससे इस जगह को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दो भागों में कन्वर्ट कर दिया। जो आंतरिक भाग था उसे मुस्लिमों को दे दिया, लेकिन जो बाहरी भाग था उसे हिंदुओं को दे दिया गया। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो जाता उसके बाद तो 1950 में जहां बाबरी मस्जिद थी उसके अंदर देखा जाता है जो फर्श पर है या दीवार पर है वहां भगवान राम के मूर्तियों को अवशेष मिलते हैं, जिससे सरकार उसे विवादित घोषित कर देती है और उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो 1961 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा अयोध्या की अदालत में एक याचिका दायर की जाती है। इसके बाद मामला आगे बढ़ता है और इस मामले के बाद 1986 ईस्वी में हिंदुओं के पूजा करने के लिए इसके कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। 1992 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और इसे गिराने वाले कार सेवक दल से होते हैं जो राम के जन्म को मानते हैं और राम मंदिर को मानते हैं कि यहीं पास पहले राम मंदिर था। तो इन जनसेवकों द्वारा इसे गिरा दिया जाता है, जिससे यहाँ पास बहुत अधिक हिंसा होती है। हिंसा में लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और सन 2001 में स्पेशल कोर्ट द्वारा 13 लोगों को इसके खिलाफ माना जाता और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और 2002 ईस्वी में गोधरा जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पास साबरमती एक्सप्रेस से
कुछ कार सेवक अयोध्या से जा रहे थे। गोधरा जैसे ही पहुंचते हैं तो साबरमती एक्सप्रेस के उसी कोच पर आग लगा दी जाती है, जिससे 58 कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। और ये मामला सांप्रदायिक दंगे के रूप में भड़क जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ पास जो आग लगाने वाले थे वो मुस्लिम धर्म के थे और यहाँ पास जो हिंसा होती है उसमें लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आप यहाँ पास स्क्रीन पर देख रहे हैं इस सेशन को। नरेंद्र मोदी जी पर जो बीबीसी द्वारा डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है उस पर इसी का जिक्र है। इसमें जो डायरेक्टली टारगेट किया गया नरेंद्र मोदी जी को, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री उसमें दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी जी ही इस हिंसा के मुख्य गुनहगार थे, जिससे इसे भारत पर बैन कर दिया गया है। और यह मामला 2010 में जाता इलाहाबाद कोर्ट पर। इलाहाबाद कोर्ट ने 2/3 भाग को हिंदुओं को और 1/3 भाग को मुस्लिम को वितरित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अपने अपनी जगह आप जाइए, मंदिर निर्माण करिए या पूजा करिए। इसके बाद मामला तब भी नहीं थमता और आगे बढ़ता है और 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाता, मतलब मेडिटेशन करने के लिए दोनों तरफ से कि आपका और दोनों का हम बीच की मध्यस्थता कर रहे हैं, इसका जो निष्कर्ष होगा हम तीनों लोग मिलकर करवा देंगे। और 16 जनवरी 2019 को इसका डिसीजन आता है। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का जो पूरा डिसीजन होता है हिंदू पक्ष के तरफ आता है और राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा दी जाती है, कोर्ट द्वारा दिला दी जाती है। और इस डिसीजन को देने वाले थे सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई जी। तो चलिए राम मंदिर के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो भारत आने वाले ये सालीराम पत्थर नेपाल से ही क्यों लाए गए हैं? तो इसकी मान्यता है भारतीय धर्म में कि जिसके घर के अंदर सालीराम की स्थापना हो, मतलब सालीराम पत्थर होता है, तो उसके घर में सुख शांति व आपसी प्रेम बना रहता है और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी का निवास होता है, मतलब वो धनवान हो जाता है एक तरफ से कहा जाए तो। ये हिंदू धर्म में मानता है। और जो इस प्रकार के सालीराम है ये केवल इसी नदी में पाई जाती है, जिस नदी का नाम है काली गंडक या नारायणी नदी। और अयोध्या में जितने भी भगवान राम के मंदिर बने हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं इन्हीं सालीराम पत्थरों की बनाई गई हैं। तो ऐसे सालीराम पत्थरों का निर्माण होता कैसे? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 5 छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? अगर इनकी निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण ज़्यादातर जो हिमालयी नदियाँ हैं उनमें होता है। हिमालयी नदियाँ अपने साथ जब वो पर्वत से निकलती हैं और किसी समतल स्थान पर पहुंचती हैं तो जब वो पर्वत पर जाती है तो पर्वत पर होते हैं पत्थर, और जब पानी उसी से चलता रहता है तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूटने लगते हैं और वही टूटकर जब दूसरे पत्थर में लड़ते हैं तो मान लो उनका शेप जैसे चौकोर भी रहा होगा उसका आकार, तो जब दूसरे पत्थर में लड़ता है तो उसके जो किनारे होते टूटते जाते हैं। तो जब टूटते जाते हैं तो पानी में साथ साथ चलने के लिए उसे चिकना होना चाहिए और थोड़ा गोला टाइप होना चाहिए। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे पत्थरों में टकराकर कटता जाता है और मैदान पर आते आते ये चिकना और गोले आकार में हो जाता है। तो इसे कहते हैं सालीराम। ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा जो भगवान विष्णु की मूर्ति होती है या भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं इसी सालीराम पत्थर से बनाया जाता है। इसके साथ साथ भगवान शनि की जितनी मूर्तियाँ होती हैं वो भी इसी सालीराम पत्थरों से बनाई जाती हैं। तो ये पत्थर लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना है। जो वहाँ के भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने ही उत्खनित करके इसे भारत को दिया है। और इस समय राम मंदिर का लगभग 80% काम पूर्ण हो चुका है और राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि सन 2024 1 जनवरी सन 2024 तक इसका पूर्णतः निर्माण कार्य हो जाएगा और इसमें जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान होगा वो अगली मकर संक्रांति तक कर दिया जाएगा और आम आदमियों के दर्शन के लिए इसे खोल दिया जाएगा। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ क्योंकि भारत में जितने भी मंदिर बने हुए 3 शैलियों का उपयोग किया गया। अगर हम उत्तर की तरफ के मंदिरों की बात करें, ये जितने भी मंदिर होते हैं ये बनते हैं वेसर शैली में। मध्य भारत के जितने भी मंदिर हैं ये बनते हैं नागर शैली में और जितनी हमारी दक्षिण साइड के मंदिर हैं ये बनते हैं द्रविड़ शैली में। तो भारत में 3 प्रकार की शैलियाँ हैं और इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी भगवान श्री राम की वो 8 फीट की बनाई जाएगी और इसका जो दर्शन होगा 15 फीट की दूरी से आम आदमी कर पाएगा। और बनने वाले राम मंदिर की एक स्पेशल बात ये होगी
कि रामनवमी के दिन उस दिन सूर्य की प्रकाश की एक रेज होगी, जो किरण होगी उनकी मूर्ति के ऊपर पड़ेगी। तो इसका डेवलपमेंट करने के लिए IIT रुड़की, जो भारत का सबसे प्राचीनतम IIT विद्यालय है, ये इस पर काम कर रहा है और इसका निर्माण करेगा। तो राम मंदिर का निर्माण जो पहले 2.77 एकड़ पर होना था, इसमें जो लोगों द्वारा सहयोग प्रदान किया या श्रद्धालुओं द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई, इसकी वजह से इसका जो निर्माण होगा या पूरा विस्तार होगा 108 एकड़ पर होगा, क्योंकि 108 जो नंबर होता है हिंदू धर्म में बहुत अच्छा माना जाता है। और इस पर जो कुल लागत आने वाली है 1800 करोड़ रुपए की आने वाली है। तो वीडियो के लास्ट में आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। आपका प्यार और आपका विश्वास हमें अच्छे कार्य के लिए अग्रसर करेगा, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को नमस्कार और जय हिंद।